जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 विज्ञान का अनसॉल्व्ड पेपर, जिसमें से सेट 4 पेपर का जो नंबर है 824 EM, इसमें से पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और बाकी के 1, 2, 3 सेट हम आपको पिछली वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो उनको प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से उसमें हल मिलेंगे। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यानी पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर, यानी एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना किसी विचलन के गुजर जाती है, वह बिंदु लेंस का होगा। यानी कोई प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है, उससे बिंदु का यानी वह बिंदु लेंस का क्या होगा। तो वह बिंदु क्या होगा, आप समझिए ध्यान से। ये लेंस है, लेंस से यानी इस लेंस से कोई किरण आई और डायरेक्टली निकलते ही चली गई, बिना विचलित हुए निकलते ही चली गई, तो वो बिंदु कौन सा होगा, यानी प्रकाशिक केंद्र होगा। कौन सा बिंदु होगा, प्रकाशिक केंद्र होगा। ए ऑप्शन आपका दिया है फोकस, ए ऑप्शन दिया आपका फोकस, और बी ऑप्शन आपका दिया है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, और सी ऑप्शन आपका दिया है प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। फिर डी ऑप्शन आपका दिया उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, इसका प्रकाशिक केंद्र बिल्कुल राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। और आप लोग क्वेश्चन को तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, यानी अंत तक देखेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन बारीक से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो परावर्तन का कोण क्या होगा। ध्यान से समझिए, एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश किरण कौन सी होगी। ध्यान से देखिए, मान लीजिए अवतल दर्पण है, किरण जा रही डायरेक्टली सीधी चली गई, तो उसका कोण कौन सा होगा। जब सीधी निकल गई तो यहाँ पे कोण कौन सा होगा मेरे भैया, 0 अंश होगा। किसी तरफ विचलन नहीं, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, किसी तरफ उसका विचलन नहीं हुआ, डायरेक्टली निकलती ही चली गई, तो वो कौन सा होगा, यानी कहां जो आपका कोण बनेगा वो क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसमें 0 डिग्री कौन से ऑप्शन में दिया, यानी ए में दिया है 60 अंश, बी ऑप्शन में दिया है 90 अंश, और सी ऑप्शन में आपका 0 अंश। सी यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी 0 अंश ही बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से कितनी होनी चाहिए। सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को बहुत अच्छी तरीके से देख सकता है, तो वो दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर, यानी वो 25 से पहले और 25 के बाद भी आराम से पढ़ लेगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा है, उसकी आंख में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, तो वो कितना देख सकता है, अनंत तक देख सकता है। यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक चाहे जितनी दूरी हो वो सब देख सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 25 से अनंत होना चाहिए, या 25 सेंटीमीटर या अनंत हो। ठीक, तो ऑप्शन में क्या कह रहा देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा, पढ़ लीजिए, 50 सेंटीमीटर से 100 मीटर तक ये लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं, ये आपका क्वेश्चन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी कह रहा 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक कितना होना चाहिए, अनंत तक इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। 4 नंबर क्या कह रहा, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, यानी परिपथ के प्रतिरोध को कितना किया जाता, 3 गुना कर दिया जाता, परिपथ में धारा हो जाएगी। तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी,
एक बात बताइए आप ध्यान से, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को समान रखा तो वहां पे जो धारा है वह कितनी होनी चाहिए, 3 गुनी। जब परिपथ में धारा 3 गुना कर दिया तो उसका परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी, यानी प्रतिरोध 3 गुना हो गया तो धारा कितनी होनी चाहिए, 1/3। कितनी होनी चाहिए, 1/3। वापस से समझ लीजिए, यदि विभवांतर को समान रखेंगे और प्रतिरोध को 3 गुना कर देंगे तो धारा कितनी होगी। ध्यान समझिए क्वेश्चन, विभवांतर को बराबर रखा 1, प्रतिरोध को कर दिया 3 गुना, तो यहाँ पे धारा क्या होगी, तो धारा I बराबर सूत्र क्या होगा, V बराबर IR। तो धारा क्या होगी 1, V का मान 1 और R का मान कितना दिया 3, तो धारा हो जाएगी बेटा मेरे 1/3। कितनी होनी चाहिए धारा, 1/3, यानी 1/3 होनी चाहिए। तो 1/3 किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन ए दिया 3 गुनी, बी ऑप्शन दिया 1/4 और सी ऑप्शन दिया 2 गुनी और डी ऑप्शन आपका 1/3। तो यहाँ पे जो आंसर आपका आया वो 1/3 ही आया। तो डी यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर कराए जाएंगे और प्रत्येक सेट आपको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और गणित का अनसॉल्व पेपर भी हल करना है तो आप लोग हमारे चैनल से हल कर लीजिए, उसके भी वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है, यानी कितने वोल्ट की जाती है, 200 वोल्ट की। मकान में 100 ओम से 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब 1 घंटा प्रयोग में आते हैं, प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। ध्यान से समझिए, किसी मकान में 200 वोल्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 विभवांतर दिया 200 वोल्ट, मकान में 100 ओम यानी R1 का मान दिया 100 ओम, R2 का मान दिया 200 ओम, 2 विद्युत प्रतिरोध 1 घंटा, यानी टाइम कितना है 1 घंटा, 1 घंटा 1 आवर। तो मेरे भैया यहां पर प्रतिरोध दिया 100 ओम, R2 का मान दिया 200 ओम, फिर कहा है विद्युत आपूर्ति होगी। तो विद्युत आपूर्ति कितनी होगी, ध्यान से समझिएगा। यहां पर घर में है ना, मकान में, तो मकान में जो लगा होता है, मकान में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो किस क्रम में प्रवाहित होती है, यानी प्रतिरोध किस क्रम में होता, समांतर क्रम में। किस क्रम में होता, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम आप लोगों ने पढ़ चुका है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R बराबर 1/R1 का मान 100 और R2 का मान 200, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1/R बराबर 200, 100 एक कम 100 बटे 100 दूना 200, 4 0। 1/R का मान कितना, 100 और 200, देखिए 200 और 100 कितना हुआ 300 बटे 20,000, 2 1 0 2 0, दोनों जीरो कैंसिल, यानी R का मान कितना आया 3/200। तो यहाँ पे पलट देंगे मान तो R का मान कितना हो जाएगा 200/3। फिर कहा घर में कितनी विद्युत उत्पन्न होगी, तो ध्यान से देखिएगा, टाइम 1 घंटा दिया तो घर में जो उत्पन्न विद्युत होती है उसका मान क्या होता, वाट गुणे घंटे गुणे दिन, वाट गुणे घंटे गुणे दिन, नहीं पता हमें। तो यहाँ पे देखिए VI² RT कितनी विद्युत आपूर्ति होगी, V बराबर R का मान दिया है, R का मान यहाँ पे दिया तो I का मान निकालना है। तो V बराबर IR, V का मान कितना दिया 200, I का मान दिया कितना निकालना है और R का मान हमारा 200/3। तो ये ध्यान से देखिए 200 से 200 कैंसिल तो I यानी धारा हमारी कितनी हो जाएगी 3, धारा 3 हुई तो विद्युत आपूर्ति क्या होगी, विद्युत आपूर्ति किया गया कार्य W बराबर VIT, V का मान कितना दिया 200, I का मान 3, टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो कितनी ऊर्जा की खपत होगी 2 3 600 यूनिट, कितने यूनिट 600 वाट घंटा, 600 वाट घंटा। किस ऑप्शन में दिया, यानी देखिए
इस तरीके से क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितना बड़ा है आपका, 1 नंबर में पूछा बहुविकल्पी में, 1 अंक में सिर्फ पूछा है, ठीक है, 1 अंक आपको देगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, ए ऑप्शन दिया 500 वाट, बी ऑप्शन दिया आपका 600 वाट। तो इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो बी ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा किसी गोलीय दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर संभवतः दर्पण एवं लेंस है। फोकस दूरी दिया 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर, तो लेंस कौन सा होगा, अवतल दर्पण ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 2 अवतल लेंस दिए, देखिए ध्यान से, 25 से कम अगर व्यक्ति को दिख रहा है, 25 से कम, तो उसमें कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष, निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष होता है तो किसको, कौन सा लेंस यूज होता, अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ओके, अवतल लेंस ही दोनों यूज होते हैं। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों फोकस दूरियां -25 दी, यानी माइनस का 25 दिया है, तो 25 से कम ही है, कितना है, 25 से कम। तो यहां पे देखते हैं, ए ऑप्शन दिया दर्पण उत्तल लेंस, दर्पण उत्तल, लेंस अवतल, फिर कहा दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, फिर कहा दोनों उत्तल, और डी ऑप्शन आपका कह रहा दोनों अवतल। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, अवतल, ठीक है। फोकस दूरी चाहे दर्पण के लिए हो चाहे लेंस के लिए हो, लेकिन फोकस दूरी तो सबकी समान दी, माइनस में 25, तो यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो माइनस का सॉरी दोनों अवतल ही होनी चाहिए। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी न्यूमेरिकल ही है। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं। आप क्वेश्चन आराम से स्क्रीन पर पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के लिए। किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, यानी पहले श्रेणी क्रम में जुड़े, फिर कहा परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो कहा दो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, R1 का मान दिया 2 ओम, R2 का मान दिया 3 ओम, R2 का मान 4 ओम और R3 का मान दिया 6 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब प्रतिरोध क्या निकालेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 का मान दिया 2, R2 का मान 4 प्लस 6, तो प्रतिरोध यहाँ पे कितना, 6 4 10 2 12। फिर यहाँ पे धारा दी है, क्वेश्चन में देख लीजिए, धारा 2 एम्पियर बह रही, धारा I का मान 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो पूछा है हमसे विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो विभवांतर क्या होगा, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है हमारा, V बराबर आई आर। तो V का मान हमें ज्ञात करना है, तो I का मान कितना दिया 2 और R का मान कितना दिया 12, तो 12 दूनी कितना हुआ 24 वोल्ट। कितने वोल्ट, 24 वोल्ट। यही आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन किसमें दिया है, ऑप्शन देखते हैं। अब यहां पे दिया है ऑप्शन, फिर का प्रत्येक प्रतिरोध के लिए निकालना है, तो ठीक, तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए निकालना है, तो V बराबर आई R1, तो I का मान देखिए कितना दिया 2, R1 का मान कितना दिया 2, तो 2 दूनी 4 वोल्ट। फिर यहां V2 का मान, V2 का मान दिया I R2, I का मान 2, R2 का मान कितना 4, 4 दूनी 8 वोल्ट, ये आंसर आपका। फिर तीसरा दिया है V3 का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा IR3, I का मान कितना दिया 2, R3 का मान कितना दिया 6,
6 दूनी 12 वोल्ट। यही आपका आंसर। तो आंसर जो आपका दिया है होना चाहिए वो 4, 8, 12 किस ऑप्शन में दिए हैं? कौन सा ऑप्शन आपका दिया है सही? तो ऑप्शन ए ही कह रहा है 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिएगा, 4 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा? जिंक प्लस H2O। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, यानी केमिस्ट्री के प्रश्न, रसायन विज्ञान के प्रश्न यहां पर आए हैं। जिंक Zn प्लस H2SO4 एरो ZnSO4 प्लस H2 अभिक्रिया में क्या हुआ है? विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 8, जिंक प्लस H2SO4 एरो जिंक SO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन H2, यानी विस्थापित हो रही ऊपर। देखिए, यानी एरो ऊपर जा रहा है, यानी हाइड्रोजन क्या हो रही? विस्थापन, हाइड्रोजन का विस्थापन हो रहा है, यानी विस्थापित हो रही है। तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए दिया संयोजन अभिक्रिया, बी दिया विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया है Na2CO3। तो Na2CO3 का प्रचलित नाम क्या? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किस ऑप्शन में दिया है? का सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम दिया है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धावन सोडा। धावन सोडा, यानी सोडियम कार्बोनेट का जो दूसरा नाम होता है वो धावन सोडा होता। किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन दिया आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ऑप्शन दिया है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर दिया बेकिंग पाउडर। सी ऑप्शन में दिया है आपका धावन सोडा। किस ऑप्शन में दिया? सी ऑप्शन धावन सोडा ही इसका राइट आंसर है। फिर देखते क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में क्षार धातु है। तो क्षार धातु कौन होती है? वो तो जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो। तो क्षार धातु यहाँ पे ऑप्शन आपका दिया पहला सोडियम, दूसरा यानी बी ऑप्शन दिया आपका आयरन, सी ऑप्शन मैग्नीशियम और डी ऑप्शन यानी सोना, गोल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए क्षार धातु कौन कौन होती है? सोडियम ही क्षार धातु है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कॉलम ए में दिए गए यौगिक का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए यौगिकों के उनके उदाहरण से कीजिए। तो यानी जो यहाँ पे ऑप्शन सही होना चाहिए वो हम आपको डायरेक्ट बता चुके हैं। आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन सही है वो ए ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्षार धातुएं हैं, तो क्षार धातुएं कौन कौन है? लिथियम, सॉरी यहाँ पे ए ऑप्शन आपका दिया है। क्षार धातुओं की बात कर रहा है, क्षार धातुएं। तो क्षार धातुएं कौन कौन है? ए बराबर दिया है Be, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इसमें कोई भी धातुएं क्षार नहीं है। ठीक है, सभी अम्ल ही है। फिर बी ऑप्शन में दिया है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो भैया सोडियम क्षार है, पोटेशियम क्षार है, तो लिथियम भी क्षार ही होगी। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? एल्काइन का सामान्य सूत्र होता, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता? CnH2n-2। ठीक है, ये आईपीएससी में बहुत अच्छा दिया है। तो एल्केन का जो सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। फिर एल्कीन का सूत्र दिया होता है एल्कीन। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। तो
तो एल्कीन एल्कीन और एल्केन एल्कीन और यहाँ पे क्या हुआ एल्काइन। तो एल्काइन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है CnH2n-2। ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन ए दिया CnH2n, बी ऑप्शन दिया CnH2n, ठीक है, और सी ऑप्शन इसका दिया है राइट आंसर CnH2n-2। तो एल्काइन ही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? जल व खनिज लवण का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो जहां जल की बात आ जाए वहां पौधों में क्या होना चाहिए? जाइलम के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जाइलम के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? ए ऑप्शन दिया, पहले हम आपको समझा दें। 15 नंबर में कह रहा है सामान्य व्यक्ति में स्वस्थ रक्त दाब कितना होता है? 120/80। तो किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन 140/90, बी ऑप्शन दिया 140/100 और सी ऑप्शन दिया आपका 120/80। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, इसका राइट आंसर सी ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंकों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? समजात अंकों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ए ऑप्शन कह रहा है चमगादड़ व पक्षियों के पंख। चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख यही आपके समजात अंगों के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। 16 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कहा मेंडल के अनुसार मटर के पौधे में निम्नलिखित में कौन सा जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार बीजों के लक्षण व्यक्त करता है? तो भैया आपको पता है मटर में लंबे जीनोटाइप लंबे तने व झुर्रीदार रेशों के बारे में बात करता है। तो क्या होता है यहाँ पे जो ऑप्शन होना चाहिए TT RR। किस ऑप्शन में दिए हैं? तो ऑप्शन ए दिया TT कैपिटल RR, बी ऑप्शन दिया स्मॉल TT कैपिटल RR, फिर सी ऑप्शन दिया है कैपिटल TT और स्मॉल RR। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हमारा? द्विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। द्विखंडन विधि द्वारा किसका अलैंगिक जनन होता है? अमीबा का होता है। ठीक है, किसका होता है? अमीबा का। तो 18 का ए ऑप्शन ही सही है, अमीबा ही दिया है। 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है? स्थानीय नियमों आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ? तो चिपको आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए में ही दिया है, हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में। चिपको आंदोलन हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में ही हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र। ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? जठर ग्रंथियां उपस्थित होती। तो जठर ग्रंथियां कहाँ उपस्थित होती? आपको हमने पढ़ा भी रखा, जठर ग्रंथियां आपके अमाशय में ही उपस्थित होती, यानी कहाँ उपस्थित होती? अमाशय में ही उपस्थित होती। तो ए ऑप्शन दिया आपका छोटी आंत में, बी ऑप्शन आपका अमाशय में। तो जठर ग्रंथियां अमाशय में होती, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आपके 20 बहुविकल्पी का क्वेश्चन का द एंड किया है। ठीक है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न कंप्लीट किए हैं और आगे के वीडियो में हम आपको यानी पार्ट 2 में इसके थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।